आप सदर विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं। जनता आपको वोट क्यों दे? आपने जनता के लिए क्या किया है? पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के आप लोगों ने इसका भी समझाव की बात रखी। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जुल्म का बाजार गर्म है। हर तरफ त्राही त्राही है। जो आदमी सत्ता में है उसकी ठोक दो की नीति। अपराधी एक जात विशेष के लोग बेलगाम टहल रहे हैं और लोगों से संप्रदाय को देख करके, धर्म को देख के, जात को देख करके उत्तर प्रदेश में मारा पीटा जा रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में 146 लोग पिछले 5 साल में सड़कों पर पब्लिक के बीच में पीट पीट कर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर मार डाले गए। अव्यवस्था इस हद तक है कि कोरोना काल में लोगों के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, लोगों के पास किसी तरह की सुविधा नहीं पहुंच पाई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और इस समय मेरा ये मानना है कि जो रैलियों पे पाबंदी लगाई गई है, सियासी रैलियों पर, वो इसलिए नहीं लगाई गई है कि कोरोना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। इसलिए लगाई गई है कि अभी शुरुआती दौर में भी आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें जिस तरह दुर्दशा हुई, उस तरह हमको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस दुर्दशा को देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग करते हुए ये पाबंदी लगाने का काम किया है, जिससे और दल जो भारतीय जनता पार्टी की को हराने के लिए खड़े हैं वो अपनी चुनाव कैंपेन कायदे से न कर सकें। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज हर शोषित, वंचित और कमजोर समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के अपने मतों का प्रयोग करते हुए इस सरकार को उत्तर प्रदेश से बेदखल करना चाहिए और तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों ने मिलकर के एक शोषित वंचित समाज का मोर्चा भारतीय जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है, जिसमें हमारे घटक दल के तमाम नेता हैं और सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में लगभग 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो इस सरकार को इसकी तमाम नाकामियों को की वजह से इसको रिप्लेस करके उत्तर प्रदेश में एक अच्छी कारगर सरकार देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार को हटाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगामी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी? प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? आने वाले चुनाव में सबके साथ न्याय, सबको इंसाफ मिले, ये हमारा मुद्दा है। हमारा प्रमुख मुद्दा ये है कि कोई भी हुकूमत, कोई भी सरकार तब तक बेमाने है जब तक समाज के हर तबके के साथ इंसाफ न हो। इंसाफ दिलाना, समाज के सबसे निचले पाए पे बैठे हुए व्यक्ति को इंसाफ दिलाना ही हमारे पार्टी की पहली प्राथमिकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों को इंसाफ और हर समाज को उसके भागीदारी के हिसाब से, उसकी संख्या अनुपात के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी दिलाना चाहती है। इसलिए ये हमारा जो है प्रमुख एजेंडा है। जैसे कि आपको MIM से बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, जो कि प्रतापगढ़ में सदर विधानसभा से मानी जाने वाली सीट मानी जाती है और आप इस सदर से उम्मीदवार हैं दूसरी बार। पिछले बार किसी कारण से आपको जीत नहीं हासिल हो पाई। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे और किस तरह से जीत के तरफ ले जाएंगे अपनी पार्टी को? प्रतापगढ़ में हमारी पार्टी जब से 18 से मैं इसका 1 जनवरी 18 से मैं इसका जिम्मेदार बनाया गया, तब से लगातार गरीब मजदूर और दलित समाज के लोगों की हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, जिसका जीता जागता नमूना था कि पिछली मर्तबा मैं चुनाव में आया था और चूँकि बाई इलेक्शन अटेंडेंट डिक्लेयर हो गया था, 15-20 दिन, 1 महीने की मेहनत में आपने देखा कि लगभग जो है 20,500 के आसपास को वोट मिले थे। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 4 मरतबा सत्ता में रहने वाली समाजवादी पार्टी हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बराबर में खड़ी थी, उसकी हैसियत नहीं थी। 3 मरतबा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रही। उससे
ज़्यादा, उससे 5,000 वोट हम लोग आगे थे। जी। 50 साल तक उत्तर प्रदेश में हुकूमत करने वाली कांग्रेस को हम लोगों ने यहाँ हराया। 3 बड़ी पार्टियों को हमने यहाँ पर बराबरी से की हार दी। बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस को हरा दिया और समाजवादी पार्टी के बराबर खड़े थे। तो ये कुछ ना कुछ हमारी कारकर्दगी थी, हमारी पार्टी की कारकर्दगी थी, हम लोगों की कारकर्दगी, जिसकी जनता ने हमको पसंद किया। और हम लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मैं प्रतापगढ़ में लोगों को पक्की सड़कें, मलमल से बिछी हुई सड़कें देने का वादा नहीं करता, लेकिन मैं इंसाफ दिलाने की गारंटी देता हूं कि अगर हमारे लोग जीत कर आएंगे तो समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए इंसान को इंसाफ दिलाएंगे। इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं। इस बार कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रही है? प्रतापगढ़ में सारी विधानसभा सीटें हमारी पार्टी लड़ रही है और पूरे हमारी पार्टी प्रतापगढ़ में हमारा जो मोर्चा है वो सारी सीटों पर लड़ रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर हमारा परिवर्तन मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। MIM के खाते में कितनी सीट गई है प्रतापगढ़ से? प्रतापगढ़ में MIM के खाते में 2 सीटें हैं। कौन कौन सी? रानीगंज और सदर। रानीगंज में कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। रानीगंज में हमारे तंबाकू कैंडिडेट हैं अनिल सरोज जी। फाइनल मोहर लग गई है उन पर? जी, पार्टी ने फाइनल मोहर लग गई है। कुछ टेक्निकल जो कागजी कार्रवाई है वो भी हो रही है। सबसे बड़ा ठप्पा आपकी पार्टी पर और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ये लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जिन भी राज्यों में चुनाव होता है कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम की बात बोलकर ये दर्शाना चाहते हैं कि हम हिंदू के खिलाफ हैं और हम मुस्लिम भाइयों को आगे लेना चाहते हैं। और अदर पार्टियां इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से लपकती हैं और कहती हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, इनके ऊपर भरोसा मत करिए, इनको बीजेपी लाई है। तो क्या यह सही है कि सिर्फ एक मुद्दा से भटकाने के लिए सब किया जा रहा है और मुस्लिम भाइयों को माइनॉरिटी के साथ लाने के लिए किया जा रहा है और अन्य जातियों को अलग किया जा रहा है? मजलिस का कोई भी मीडिया प्रोग्राम हो, मजलिस का कोई प्रवक्ता सामने बैठा हो तो बगैर इस सवाल के मीडिया का कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता जी कि मजलिस भारतीय जनता पार्टी की जाने बात करें। जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ था, मजलिस ने एक प्रत्याशी महाराष्ट्र उतारा था। जी 25 साल से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस था। जी 25 साल के सांसद को हमारे मजलिस के प्रत्याशी ने वहां हराया, डिफीट किया औरंगाबाद तो क्या हम औरंगाबाद से, जी जी तो इम्तियाज जलील साहब ने, तो क्या हम महाराष्ट्र में भाजपा की बी टीम थे? जी नहीं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, हमारे 2 जनरल इलेक्शन में हमारे 2 विधायक वहां जीत कर आए। जिन सीटों पर हम लड़े हमें अच्छा स्कोर मिला और हमारे 2 प्रत्याशी जीत कर आए। अगर हम भाजपा की बी टीम होते तो हम जहां लड़े होते वहां भाजपा जीतती। अगर भाजपा की टीम नहीं थी तो आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि मोदी और योगी तो अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे उत्तराधाम अपने पगड़ी लेकर, अगर हम आएंगे तो आप कहाँ जाओगे? तो जिसका बाद में मीडिया में अगर खबर चली तो उन्होंने खंडन नहीं कहा था, मैंने आम लोगों के लिए कहा था, खाकी वर्दी वालों के लिए कहा था। ऐसा क्यों? देखिए, ये सवाल जो आपका है इसका जवाब आप उन्हीं से पूछेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग डेली इसको अटेंड कर रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब जी हमारी जो और हमारा प्रतापगढ़ जो है यहाँ बहुत सरकारें रही हैं, बसपा भी 4 पंचवर्षीय कार्यकाल बिताया है और सपा भी रही है लगभग 3 पंचवर्षीय, और उसके बाद बीजेपी भी रही है। लेकिन प्रतापगढ़ के जो मुद्दे हैं, जो चीजें यहाँ मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं, उससे प्रतापगढ़ आज तक वंचित है और देखने को भी नहीं मिला, दूर दूर तक देखने नहीं मिल रहा है। आए दिन यहाँ लगते हैं जाम। बाईपास का आनंद फानंद में वर्तमान सरकार ने शिलान्यास किया चुनावी घमासान को देखते हुए। एक ओवर ब्रिज भी बना, उसको बनने में इतने वर्ष लग गए, पता नहीं कितनी जनता बेचारी जो मरहूम थी उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो पिछली पहली पार्टियां थी अब और पिछले मुद्दों को लेकर के क्या इनकी राय में आप भी शामिल होना चाहते हैं कि आपको कोई अलग एजेंडा है? सबसे देखिए, अगर मेरा व्यक्तिगत एजेंडा बात करना चाहते हैं तो प्रतापगढ़ राजा महाराजाओं का शहर रहा है और मैंने लिखित रूप से चुनाव में दिया था। मेरी अपनी अकाउंट की स्थिति दी थी जो कि 10,000 भी नहीं पहुंचती थी, और मैंने अपने चुनाव का खर्चा लिखित रूप में दिया है जो लगभग 4.5 लाख के आसपास था। 4.5 लाख खर्चा करके एक किसान के लड़के ने प्रतापगढ़ के उन तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को एक टक्कर दी है। और आज मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि प्रतापगढ़ में मेरी सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस एवं भाजपा तीनों अपने जिस भी धुरंधर प्रत्याशी को लड़ाना चाहे
3 पार्टियों की जमानत जब्त कराने की गारंटी लेता हूं कि प्रतापगढ़ की सदर सीट से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी हमारे सामने, जबकि मैं कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं हूं। और वादा करता हूं कि इस चुनाव में इसी सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को हरा के दूंगा। अगर ये मैं इस भरोसे से बात कर रहा हूं तो इसमें कमाल इस बात का नहीं है, कमाल इस बात का है कि मैंने जनता के बीच में काम किया है। मैंने प्रतापगढ़ में लगभग 700 मुकदमे, क्रिमिनल मुकदमे, जिसमें लोगों का झगड़ा हुआ, किसी का 307 का मुकदमा, किसी का 302 का मुकदमा, जमीन जायदाद का मुकदमा, हमारी एक छोटी सी टीम है, उसने पिछले 7-8 सालों में सुलह कराने का काम किया प्रतापगढ़ में। हमने प्रतापगढ़ में कम से कम 7-8 दंगों को पब्लिक प्लेस पर आकर के दंगा करने वाले दंगाइयों को बुला के सुलह कराया, जो कि अदालत में जिनके मुकदमे दर्ज हुए थे। तो मैं हमारी टीम प्रतापगढ़ में काम कर रही है। 12 बजे 1 बजे रात में आप फोन करिए, मेरा फोन उठता है और अटेंड करता हूं। काला काकड़ से लेकर के कुंडा ढकवा तक कहीं भी कोई समस्या है, हमारी टीम मजबूती से काम कर रही है। उसका रिजल्ट मजलिस प्रतापगढ़ में देने जा रही है। वर्तमान समय में प्रतापगढ़ जिले में कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है कि अपराधी जो अपराध करते हैं उनके अंदर और पुलिस द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि देसी बम, अभी इसके पहले प्रचलन था कि अवैध असला, अब देसी बम दिखाया जा रहा है। क्या इस देसी बम से यह साबित होता है कि हमारा जिला जो है बारूद के ढेर में बैठा हुआ है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है कि अचानक चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए या मुद्दों को भटकाने के लिए या किसी और तरीके से इसको सामने लाया जा रहा है? देखिए, जो अपराधियों को दिखाने की कोशिश की जाती है, मैं कतई किसी अपराधी की समर्थन की बात नहीं करता। जो भी अपराधी है उसको जेल की सलाखों में होना चाहिए, वो चाहे जिस जात, जिस धर्म, जिस राजनीति ताल्लुक रखता हो। लेकिन क्या अपराधी एक धर्म विशेष, एक जात के विशेष लोगों को टारगेट करके पुलिस कर रही है? अभी आप देखिए कि चुनाव में कुछ लोग उतर रहे हैं और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आ रही है 35-35, 40 मुकदमों की। वो लोग टहल रहे हैं और समाज में सम्मानित गिने जा रहे हैं। क्या वो लोग सलाखों के पीछे रहने के लोग काबिल नहीं है? होता क्या है, आज प्रतापगढ़ में पुलिस पिछले 4-5 साल से पुलिस का जो रवैया रहा है वो ये रहा है कि मुसलमान नौजवानों को जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनको रोकती है, उनका कागज चेक करती है, उसको पकड़ के ले जाकर बैठा लेती है। 5 आदमी किसी भी थाने में आप चले जाइए, इसी समय मौजूदा समय बता रहा हूँ, किसी भी थाने में जाइए, 7-8 लड़कों को, मुस्लिम नौजवानों को बैठा के रखे होंगे। शाम तक उनसे वसूली होगी, हड़काएंगे कि फलतू को मुकदमे फंसाएंगे, यहाँ फंसाएंगे, वहाँ फंसाएंगे, वसूली होगी, शाम तक छोड़ा जाएगा, कुछ लोगों का चालान लगा कर कट दिया जाएगा। अभी तक कट्टे में चालान होता था, अब आप बता रहे हैं कि बम पे हो रहा है। ये हमको शायद ये नई बात है, नहीं मालूम है कि क्या बम का क्या बोला। लेकिन जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लोग, दलित के बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। और एक वर्ग विशेष के अपराधियों को पुलिस द्वारा संरक्षण प्राप्त है, वो लोग थाने के सामने बैठ के थाने में दलाली कर रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। कानून की निगाह में सबको साथ एक होना चाहिए। हमारे जनपद में 2 मुद्दे सबसे बड़े जी। हैं। पहला है रोजगार, जो तो यहाँ रगड़ रहा है, इससे पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं, और देखने में भी आ रहा है कि छुट्टा जानवर इस पूरे जनपद में, जिस भी आप गांव में जाइएगा, किसान इतने परेशान हैं, उनकी दिन रात की चैन जो है एकदम खराब हो गई। बेचारे चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उसी खेत में पड़े हैं और उनके अनाज जो है, जानवर जो हैं, जो बोए जाते हैं, फसलें तैयार होती हैं, उसको चट कर जा रहे हैं। तो क्या ये समस्या बनाई गई है कि आम पब्लिक द्वारा या सरकार द्वारा जो गौशाला बनाए गए हैं उसको सही ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है? देखिए, पशुपालक हमेशा पशु पालते थे, ये आज पहली मर्तबा नहीं हुआ कि पशु आवारा टहल रहे हैं, पशु पालते थे। लोग अपने हिसाब से पशुओं का व्यापार करते थे। आपको जितने पशुओं की जरूरत थी उसको आप पालते थे, जिसको बेचना चाहते थे बेचते थे। मौजूदा हुकूमत ने ये महसूस किया कि पशुपालन को अगर हम इस तरह डिस्टर्ब करेंगे तो मुसलमानों का खास करके कसाई समाज डिस्टर्ब होगा। ठीक, मैं बड़ी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में कोई परसेंटेज नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं। अगर हमारे लोग ट्रक का पंचर जोड़ना नहीं जानते, मिस्त्री रिंच चलाना नहीं जानते, गाड़ी चलाना नहीं जानते, तो हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। सरकार की तरफ से कोई रोजगार नहीं। तो हमारा समाज तो पूरी तरह जो है आत्मनिर्भर समाज है। नौकरी की समस्या उनकी है जो लोग, जिन लोगों को नौकरियां मिलती, हमको तो मिलती नहीं, न सपा सरकार में मिली, न कांग्रेस सरकार में मिली, न बसपा सरकार में मिली। तो जो बेरोजगारी की समस्या है उन लोगों की है जिसको सरकारी रोजगार चाहिए।
हमारा समाज तो आत्मनिर्भर समाज है। आप सारी नौकरियां बंद कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे लोगों के पास हुनर है, वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पिछले सरकारों में थे और सरकारी जो उस आमदनी से लूट रहे थे, आज गाज उनके ऊपर गिरी। आज जो लोग सरकारी संसाधनों का दोहन कर रहे थे वो परेशान है, हमारा समाज तो नहीं परेशान है। तो मैं तो चाहता हूँ सारा समाज आत्मनिर्भर हो जाए। हमारे वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के, लेकिन ये आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? भाई प्रधानमंत्री जी का सपना है, मुसलमानों ने आत्मनिर्भर करके दिखाया है ना कि मतलब मुसलमान आत्मनिर्भर है। आप लोग और बाकी समाज के लोग बनना चाहिए। आप आत्मनिर्भर के माध्यम से इस अपने समाज, खासकर माइनॉरिटी समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे कि आत्मनिर्भर कैसे बनना है और आप कैसे आगे जाएंगे ताकि आप टारगेट करना है? देखिए, मैं जब इलाहाबाद में पढ़ता था, ये 92-93 की बात है, तो रिजल्ट निकलता था पीसीएस का, तो लगभग 60% 50% सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग क्वालिफाई करते थे। तब लोग ये कहते थे, हॉस्टल में चर्चा होती थी कि नहीं ब्राह्मण बहुत काबिल होता है इसलिए वो क्वालिफाई कर रहा है। बाकी लोग पढ़ते नहीं है, मुसलमान समाज के बच्चे पढ़ते थे। हमको भी समझ आता था मुसलमान समाज के बच्चे नहीं पढ़ते। हम अपने गांव में देखा कि लड़के 8वीं तक पढ़े, 10वीं तक पढ़े, उसके बाद चले गए ट्रक चलाने, टैक्सी चलाने चले गए, कोई मिस्त्रीगिरी करने चला गया। लेकिन अब मुझको ये बात समझ में आती है कि वो ब्राह्मण समाज जो कांग्रेस के दो रिश्तेदार में 50 साल तक लगातार बड़ा काबिल बना हुआ था, अभी पिछली गवर्नमेंट थी सपा की, सपा सरकार में पीसीएस का रिजल्ट निकला, 78 लोग एसडीएम पोस्ट 78 पोस्ट एसडीएम की थी, जिसमें 54 में 54 एसडीएम सिर्फ यादव समाज की हुई। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या इस पिछले 20 सालों में यादव समाज के लोग ज्यादा काबिल हो गए या ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा जाहिल हो गए? सवाल उठता है कि क्या ब्राह्मण समाज के लोग जाहिल हो गए या यादव समाज के लोग काबिल हो गए? इसका जवाब ये है कि न ब्राह्मण समाज के लोग उस समय काबिल थे और न यादव समाज के लोग आज काबिल हो गए। संसाधनों का बंटवारा जो सत्ता में है वो बाकी समाज के लोगों का हिस्से को लूट रहा है और एक समाज के लोग को दे रहा है। ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार में यादव समाज का विकास हुआ, बैकवर्ड समाज के, कुर्मी समाज का विकास नहीं हुआ, केवट समाज का विकास नहीं हुआ, और यही काम कांग्रेस समाज में सिर्फ ब्राह्मण समाज का विकास हुआ, बाकी लोगों का विकास नहीं हुआ। कोई भी वेलफेयर स्टेट तब तक नहीं बन सकता जब तक समाज के सारे लोगों को उनकी भागीदारी न मिले। और आज इस समाज में जो अफरा तफरी है, जो सफोकेशन है, उसकी वजह ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम समाज को धर्म के नाम पे बांटें और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम समाज को जात के नाम पे बांटे। न तो जात के नाम पर बांट के समाज तरक्की कर सकता है, न धर्म के नाम पर बांट के समाज तरक्की कर सकता है। समाज के हर पायदान पे बैठे हुए इंसान को, एक सबसे निचले पायदान से लेकर के ऊपर पायदान तक बैठे हुए लोगों को, सबको उनकी हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगी और सबको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक समाज एक वेलफेयर, ये मुल्क एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकता। और उस दिशा भ्रमित करने के लिए भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और क्योंकि लोग असली समस्या पे न जाए। और जब सत्ता में समाजवादी पार्टी आती है तो लोगों को ताश के नाम पे बांटती है क्योंकि लोग असली समस्या पे न जाए। आखिरी सवाल है, हमारा जनता प्रतापगढ़ बहुत ही खूबसूरत रहा है, नाम भी बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ के दो मुद्दे थे और दोनों रोजगार के नाम पर ही मुद्दे हैं। एक पहला है कि आंवला, जो हमारे जनपद का सबसे मशहूर फल है और इससे कई सारे जड़ी बूटियों प्रयोग किया जाता है और प्रोडक्ट भी बनते हैं। और दूसरा है एक थी एटीएल फैक्ट्री, जो कहीं है भी नहीं और उसका नामो निशान मिट गया। तो क्या अगर आप इस विधानसभा से, आप सदर विधानसभा से आप कैंडिडेट होते हैं, आपकी पार्टी कोई और कैंडिडेट होता है, जीतता है तो इन दो मुद्दों को विधानसभा में किस तरह से उठाएगा और क्या दोबारा यहाँ पर इन दोनों को नाम या उनका स्थान दिलाने की कोशिश करेगा, किस आधार पर? देखिए, बहुत अच्छी बात है। प्रतापगढ़ की दो समस्याएं हैं। समस्या क्या है? ये एक है कि यहाँ का आंवला प्रतापगढ़ का प्रोडक्ट था और पूरे हिंदुस्तान में प्रतापगढ़ आंवले के नाम से जाना जाता है। और मालिक का क्रम है कि बीच में आंवले का जो है उद्योग काफी गिर गया था, आज फिर डेवलप कर रहा है। जिन किसानों ने आंवले के बागों को उखाड़ना शुरू कर दिया था, नए सिरों से पौधरोपण हो रहे हैं और आंवले का कारोबार प्रतापगढ़ में फिर से तरक्की कर रहा है। ठीक। और रही बात एटीएल की, समस्या हमारे यहाँ में रोजगार की नहीं है, मेन समस्या इस बात की है कि हमको न्याय चाहिए। पर हमारी पहली प्राथमिकता न्याय की होगी, एटीएल की समस्या हमारी बात की होगी। अगर हम अपने इस जिले में
न्याय व्यवस्था नहीं कायम कर पाएंगे, गरीबों के साथ जो वसूली हो रही है, जो गरीबों को ले जाकर सताया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी, अगर मैं जीत कर आऊंगा तो सबसे पहले इस व्यवस्था पर लगा। जितनी भी सरकारें आती हैं सब यही कहती है गरीबों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन उन्हीं पार्टी उन्हीं छोटे मोटे चुटवैये नेताओं आखिर जाकर उसी प्रशासन दबा कर ये अपराध कराते हैं। यह कैसे संभव होगा? पिछले 15 साल से पब्लिक डोमेन में हूँ और राजनीति में सक्रिय हूँ और आज आपके सामने प्रत्याशी के हैसियत से जा रहा हूँ। 15 साल में प्रतापगढ़ में तमाम आंदोलन में सबसे चर्चित चेहरा रहा हूँ। ये मेरी, इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर समाज के अंदर इस जात पात का बंटवारा न होता तो शायद मैं आपके इसी शहर से निर्विरोध प्रत्याशी रूप से चुन के भेजा जाता, जो मैंने आंदोलन जो लड़ाइयाँ लड़ी। और मेरा काम, मेरी पहली प्राथमिकता से बात की है कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय ही मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं किसी को मखमल की सड़कें देने का वादा नहीं करता, किसी को 100 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करने का वादा नहीं करता। न्याय अगर नहीं मिलेगा मैं समाज के सबसे निचले तबके को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। अगर जनता ने मेरा साथ दिया तो मैं सबके साथ न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि MIM पार्टी केवल मुस्लिमों की राजनीति करती है। भाई देखिए, लोगों का मानना हो सकता है। क्या आप ये मानेंगे कि शिवसेना सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करती है? अकाली दल सिर्फ सरदारों की राजनीति करता है? मेरी पार्टी भारतीय संविधान के तहत पार्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड पार्टी है और वो उसका बायलाज है कि हम सारे इंसानों को के साथ लेकर के सेकुलर संविधान हमारे मुल्क का है, उस सेकुलर संविधान की पे आस्था रखते हुए इस मुल्क में एक राजनीतिक दल चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं। जैसे कि चुनाव में अभी प्रचार के लिए वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, तो प्रतापगढ़ में क्या आधार होगा, कैसे प्रचार करेंगे? सबसे मेन मुद्दा है प्रचार का। जो भी चुनाव आचार की तरीका आएगा, चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत जो व्यवस्था बताई जाएंगी उसका पालन किया जाएगा। वो सबके लिए होगा, इसमें कोई बात नहीं है। जो व्यवस्था आपको मिलेगी वही व्यवस्था आपके प्रतिद्वंदी को मिलेगी, इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं। अगर जो है मोबाइल से प्रचार होगा, टीवी से प्रचार, जैसा भी होगा उस तरह से लोग किया जाएगा। अभी आपने देखा कि जो है रेलवे का रिजल्ट आया, उसमें बड़ी धांधली हुई और बहुत ही दुर्भाग्यता से इलाहाबाद में हॉस्टल में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक किया। सभी ने देखा, वो वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा। और 600 बच्चों का FIR भी नाम जब। इस मसले पर आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि जब भी परीक्षाएं फेल होती है, जब परीक्षा की डेट पर पेपर लीक हुआ या कोई धांधली हुई, कोई गड़बड़ हुई, तो जिस विभाग की परीक्षा हो उस विभाग के क्लास 2 अधिकारी की जो पर डे की सैलरी है, उस सैलरी के रेट से सारे प्रतिभागी छात्रों को उस दिन का मुआवजा दिया जाए। एक छात्र एक इम्तिहान के लिए तैयारी करता है, 4 महीने 5 महीने मेहनत करता है, उसके बाद आपके बेईमान अधिकारी उस छात्र के करियर से खिलवाड़ करते हुए कहीं पर्चा लीक करते हैं, कहीं गड़बड़ करते हैं, उस छात्र का क्या कसूर? आप सीटिंग सीटिंग इस तरह व्यवस्था करते हैं कि मुरादाबाद का बच्चा बनारस में इम्तिहान देने आएगा, वो वहां से चल के आया रात की ठंडी में, और सुबह आपके बेईमान अधिकारियों ने किया कि पर्चा आउट कर दिया। उसका क्या कसूर था? मेरी ये डिमांड है कि जहां भी परीक्षा फेल होती है, अगर कोई परीक्षा की डेट निर्धारित समय पर रद्द होती है तो क्लास 2 अधिकारी की पर डे की सैलरी के रेट से सारे छात्रों को उस दिन का हर्जाना दिया जाए और उस फार्म में जो भी पैसा उसने दिया हो सारा पैसा वापस किया जाए। अगली मर्तबा फिर जो परीक्षा निःशुल्क कराई जाए। एक हमारे आखिरी सवाल, इस बार बीजेपी के भी हम दोबारा सरकार फिर बनाएंगे। पिछली बार उनका मुद्दा अयोध्या था, इस बार कह रहे हैं मथुरा की बारी है। काशी मथुरा। देखिए, ऐसे में आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है, समझे? और जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे निकल के पहले कूद के भागने लगते हैं। आज आप देखिए कि बीजेपी कितने चूहे कूद के भाग रहे हैं। तो बीजेपी किसी हद तक लड़ाई में नहीं है, उसके बारे में चर्चा करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बीजेपी लड़ाई। एक समस्या और है प्रतापगढ़ में कि महानगर पालिका, जैसे नगर पालिका के कल भी शहर में हम लोग थे तो देख रहे थे, जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं, दुकान लगाए हैं, नगर पालिका वाले उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, यानी कि वो रोड से हटा रहे थे। ये मुद्दा काफी दिन से चल रहा है, अब इस पर क्या कहेंगे? मैं बताऊं आपको, नगर पालिका की जो टीम है, प्रतापगढ़ की नगर पालिका डकैतों का अड्डा है। प्रतापगढ़ में एक पुरानी सब्जी मंडी हुआ करती थी। पुरानी सब्जी मंडी में
राजा जी ने एक जमीन अलॉट की थी, उस जमीन पर आढ़तिये बैठा करते थे। अभी चंद दिनों पहले नगर पालिका के लोग वहां पर बिल्डोजर लेके गए थे उसको गिरवाने। इत्तेफाक से लोगों ने मुझको फोन किया, मैं भी वहां मौजूद था। पूछा गया कि भाई आपके पास डिवालिस कोई पेपर है? तो बताया नहीं, कोई पेपर नहीं। फोर्स वहां आई थी, सीओ साहब भी वहां आए थे, दो प्लाटिन पीएससी थी, दो जेसीबी लेके आ गए थे लोगों को घर गिराने। तो भैया ये लोग गरीबों के दुश्मन है और गरीबों को लूट। अब बताइए, ठेला वाला रेहड़ी वाला जो भी काम कर रहा है उसकी तो आप ठेला तोड़ने तैयार खड़े हो। आप बताइए कि इसी शहर में नगर पालिका क्षेत्र में कितना अवैध कब्जा हुआ है, जो लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी करा रखी है। या आप इधर जाइए, जहाँ जिला अस्पताल के बगल जाइएगा, नाले के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, उसको तोड़ने नहीं जाते। नगर पालिका लोग, नगर पालिका के प्रतापगढ़ के लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब व्यापारियों को सताने का काम कर रहे हैं, खास करके ठेला वाले को, रेहड़ी वाले और कमजोर तबके के लोगों को। और नगर पालिका का कचरा अभी आप देखिए फेंका जाता है, ले जाकर कहाँ फेंका जाता है उसको भी जाकर देख लीजिए। उसका क्या उसके बदले में क्या पेमेंट नगर पालिका को मिल रहा है। नगर पालिका कहीं अगर अपना डंप कर रही है तो उसके बदले में नगर पालिका को पेमेंट मिलता है। लोग अपना नगर पालिका से संबंधित लोग अपने जमीनों को ऊंचा करने के लिए नगर पालिका कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मोहल्ला जहाँ आप बैठे हैं, एसपी बंगले के बगल से बेला देवी मंदिर तक ये बगल से नाला जाता है, पूरे शहर का पानी इधर से बह के आता है। और इस नाले का निर्माण पिछले 10 सालों से नगर पालिका वादा कर रही, मैं करूंगा, आज तक नहीं कर रही है। नगर पालिका विकास के नाम पर लूट रही है। स्टेशन रोड पर एक डिवाइडर बनाया गया, 1 साल नहीं पूरा हुआ, उस डिवाइडर को तोड़ करके फिर डिवाइडर बनाया गया। आप ये देखिए, यहाँ जो है डाक बंगले के सामने एक जो है डिवाइडर बनाया गया, 1 साल पूरा नहीं, उसको तोड़ के फिर बनाया गया। जिन मोहल्लों में सड़कें नहीं है उसको तामीर करने के इनके पास पैसा नहीं है। जो एक मरतबा कंस्ट्रक्शन हुआ है और चल रहा है उसको तोड़कर फिर इसलिए कर रहे हैं कि पिछला खंबा लगा था तो उसकी कीमत 5,00,000 रुपए थी, अब की जो खंबा लगा है इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। तो पिछले खंबे में हमको 1,000 रुपए दलाली मिली थी, अब की हमको 50,000 दलाली मिलेगी, इसलिए उसी पुराने कंस्ट्रक्शन को गिरा करके नए सिरे से काम कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की नगर पालिका मोस्ट बेईमानों की टीम है और प्रतापगढ़ के नगर के विकास के लिए काम नहीं कर रही है, अपनी झोली बनने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम